नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, समुद्र में लगाई आस्था की डुबकी, द्वारिकाधीश का दर्शन कर बोले दिव्य अनुभव हुआ। संदेश खाली में नहीं थम रहा बवाल, फैक्ट फाइंडिंग टीम को पुलिस ने रोका, सेक्शन 144 का दिया हवाला। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए बसपा सांसद रितेश पांडे, पार्टी पर अनदेखी का लगा आरोप। गठबंधन पर कांग्रेस में मचा बवाल, कई सीटों पर गठबंधन कर अपनों से ही बैर ले बैठी कांग्रेस, नेताओं की नाराजगी भी आई सामने। ईडी के 7वें समन के बाद कल केजरीवाल की पेशी, एक दिन पहले केजरीवाल ने कर दी नोबेल प्राइज की मांग, बोले मुश्किल हालातों में कर रहा था। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। पीएम ने द्वारका में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार भी किया और कहा कि कांग्रेस शासन में हर तरह के घोटाले होते थे और उनकी सरकार ने पिछले 10 साल में उन सब पर रोक लगा दी है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को आगे बढ़ाने में लगी है। अगर सब कुछ एक ही परिवार के लिए करना होगा तो राष्ट्र निर्माण की याद कैसे आएगी। वहीं पीएम ने द्वारकाधीश का दर्शन किया और कहा कि दिव्य अनुभव हुआ। एक तरफ तो पीएम मोदी ने द्वारकाधीश का दर्शन किया, बोला दिव्य अनुभव हुआ, दूसरी तरफ कांग्रेस कुच्चम को लताड़ लगाई है। देखिए, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म यात्रा और देश यात्रा, राष्ट्र और धर्म दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, वही सबसे बड़ी खासियत इस दौर की है। क्योंकि अब केवल विकास की बात नहीं होगी, बात संस्कृति की भी होगी, बात धर्म की भी होगी। क्योंकि संस्कृति और धर्म को इन विधर्मियों ने पहले ही छोड़ रखा था। जिस तरीके से 1947 के बाद 2014 तक सरकारें चली और उसमें कुछ अंतराल को छोड़ दीजिए, लेकिन वाजपेयी जी के कार्यकाल में भी जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी पार्टनर ममता, माया जैसे लोगों ने उनके ऊपर दबाव डाला था, उससे भी धर्म यात्रा पूरी नहीं हुई थी। लेकिन अब समय आया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2 तरीके से आगे बढ़ रहा है। एक तो पूरी दुनिया को हिंदुत्व की ताकत दिखाई पड़ रही है कि अब भारत वो पहले की तरह सेकुलरिज्म का बोझ हिंदुओं के ऊपर डालने वाला देश नहीं है, और दूसरी तरफ यहां के शासक जो प्रधानमंत्री हैं वो भी ये दिखाने से परहेज नहीं करते हैं कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। इसलिए दुनिया भर में धर्म की ताकत बढ़ी, सनातन संस्कृति की ताकत बढ़ी है, और साथ ही विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर पीएम मोदी ने बोला वो सब लोगों के सामने है। जितने घोटाला नाम सामने आएगा कांग्रेस के कार्यकाल में है। कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री गांधी नेहरू परिवार के नहीं रहा है जिसके ऊपर घोटाले के बड़े आरोप नहीं लगे हैं। और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे तो वहां भी सुपर पीएम तो सोनिया गांधी ही थी, आरोप तो उन्हीं के ऊपर लगना था। इतने सारे घोटाले, और घोटालों के साथ में जिस तरीके से धर्म और संस्कृति को छोड़ दिया था इन लोगों ने, उसको पटरी पर लाना जरूरी था, और पीएम मोदी दोनों काम बाखूबी कर रहे हैं। जी, अगली खबर में बात संदेश खाली में मचे बवाल की। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए यहां जा रही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों ने मौके पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने टीम के सदस्यों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद टीम ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार संदेश खाली की सच्चाई छिपाना चाहती है, इसलिए उनके इशारे पर पुलिस उन्हें वहां जाने से रोक रही है। फैक्ट फाइंडिंग की टीम को रोक दिया गया। आखिर किस बात का डर सता रहा है ममता बनर्जी को, जो नहीं जाने दे रही? ममता बनर्जी पूरी तरीके से डरी हुई है, लेकिन सिर्फ डर नहीं है, बल्कि उनको एक और डर सामने दिख रहा है, चुनाव का। ममता बनर्जी अब निपट चुकी हैं, क्योंकि संदेश खाली एक नहीं है,
इस बीच 6 दिनों के अंदर वहां पर इन्होंने एक पोर्टल लागू किया और साथ ही कंप्लेन की बात कही। कंप्लेन कितने हुए? 6 दिन में 700 कंप्लेन महिलाओं ने किया टीएमसी के नेताओं के खिलाफ। उसके बाद अभी 3 और गांव, संदेश खाली के आसपास का 3 और गांव है जहां महिलाएं टीएमसी के नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए निकल चुकी हैं। धीरे धीरे ये आग पूरे पश्चिम बंगाल में फैल रही है, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान की बात है। और जब पीएम मोदी पश्चिम बंगाल की यात्रा पर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, इस बात से तो ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि जिस तरीके का काम ममता बनर्जी ने किया, उसके बाद एक महिला मुख्यमंत्री रहते हुए उनको नैतिक अधिकार नहीं है कि अपने पद पर बने रहें। अगर उनके अंदर थोड़ी भी नैतिक दायित्व होता, नैतिक दबाव होता, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेती, तो अभी वो इस्तीफा दे देती और कहती तुम लोग टीएमसी चलाओ, हम ऐसे स्थितियों में पार्टी नहीं चला सकते, सरकार नहीं चला सकते। अगर आज ममता बनर्जी चुनाव की घोषणा कर दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग करने की घोषणा कर दें, लोकसभा चुनाव के साथ हो, तो वहां पर ममता बनर्जी की सरकार दोबारा नहीं बनेगी। डर इस बात को लेकर भी है। क्या है? सारे के सारे नेता पहले भ्रष्टाचार में, यहां तक कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश से कई ईडी और सीबीआई जांच हुए। अब जो स्थितियां पैदा हो गई, ये टीएमसी के गुंडे नेता ये जितने हैं वो रात को महिलाओं को बुलाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह एक सहायता के लिए बनाई जाती है कि एक दूसरे की सहायता करेंगे। यहां तो सहायता के नाम पर शोषण किया जा रहा है, शारीरिक शोषण किया जा रहा है। जिस तरीके के आरोप लगे हैं, किसी महिला मुख्यमंत्री के लिए यह शर्म की बात है। और थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, नैतिकता होती, तो ममता बनर्जी उस कुर्सी पर बैठी नहीं होती। लेकिन बेशर्मी है जिस तरीके से पूरे विपक्षी पार्टी के नेता हंगामा करते हैं। राहुल गांधी ये जो बार बार बोलता है महिलाओं के लिए, प्रियंका वाड्रा बोलती है महिलाओं के लिए अधिकार यहां सुरक्षित नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में ये यात्रा अभी उत्तर प्रदेश में करने की क्या जरूरत थी? ये पश्चिम बंगाल में जाकर हंगामा करते कि ममता बनर्जी क्या कर रही है, कहां गया ये शाहजहां शेख। लेकिन ये लोग करेगा नहीं। फिर भी जनता सब देख रही है। अगर अदालत मुख्यमंत्री होने के कारण इनको सजा नहीं दे सकती, तो कम से कम जनता के पास तो यह अधिकार है सजा देने का, और वो सजा देने के लिए तैयार है। जी, इस खबर में बात विपक्ष को लग रहे बड़े झटके की। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राजनीतिक पार्टियों में भी उथल पुथल बरकरार है। विपक्ष को कई राज्यों में बड़े झटके लग रहे हैं। कई नेता अपनी अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे। इस बीच यूपी में भी बसपा को तगड़ा झटका लगा है। यहां अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे बीएसपी को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रितेश पांडे का बीएसपी को अलविदा कहना मायावती से ज्यादा अखिलेश यादव के लिए झटका माना जा रहा है। वह भी दोहरा झटका, क्योंकि रितेश पांडे के पिता सपा से विधायक हैं और माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में वह सपा प्रत्याशी की जगह बीजेपी को वोट दे सकते हैं। एक के बाद एक तगड़े झटके लगते जा रहे हैं विपक्ष को, लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश तो ये हो रही है कि ऑल इज वेल। देखिए, ये दिखाने की कोशिश चुनाव तक रहेगी। चुनाव के बाद जो गठबंधन हुआ है इन लोगों के बीच, वो गठबंधन फिर टाटा फिस होगा, एक दूसरे के साथ गाली गलौज पर उतर आएंगे। जिस तरीके से पिछली बार लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, दोनों चुनाव तक तो सब सही रहा, बुआ बबुआ की जोड़ी बनी रही। उससे पहले राहुल गांधी के साथ गठबंधन हुआ सपा का, और 2 लड़कों की जोड़ी चली। लेकिन चुनाव खत्म होते ही राहुल गांधी को देखना पसंद नहीं करते थे अखिलेश यादव, क्योंकि दोनों की हार हो गई थी। उसी तरह से मायावती, चुनाव हार खत्म होने के बाद ही मायावती ने अखिलेश यादव के खिलाफ उलूल जुलूल बातें कहना शुरू कर दिया और अखिलेश यादव मायावती के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। ये स्थिति है इन पार्टियों की, क्योंकि ये सिर्फ निहित स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जनता जब जान गई है कि इनका मकसद सत्ता पाना है, इनका मकसद देश नहीं है, इनका मकसद कुछ अच्छा काम करना नहीं है, तो फिर इन लोगों के गठबंधन बनाने से फर्क क्या पड़ेगा? जो लोग
राजनीति करना जानते हैं, जो राजनीति को जारी रखना चाहते हैं, अपने भविष्य को देख रहे हैं, वो इन पार्टियों के साथ नहीं रहेंगे। जो ये जान रहे हैं कि इन पार्टी के बड़े नेताओं की चापलूसी से ही हमारा राजनीति चल सकता है। जैसे कांग्रेस में जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के आसपास के नेता हैं, जिनको ये पता है चुनाव हम नहीं जीतेंगे, केवल राज्यसभा ही है, कहीं कहीं से हमें राज्यसभाएं भेजा जाएगा, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल से भेज दिया जाए या फिर सोनिया गांधी को राजस्थान से भेज दिया जाए। हर अलग अलग स्टेट में जहां कुछ सीटें जीत जाएंगे, राज्यसभा में हमारी सीट होगी और एक सीट उनके लिए रिजर्व हो जाएगा। तो जो नेता जमीनी स्तर पर काम करते हैं वो इन पार्टियों को छोड़ रहे हैं। रितेश पांडे उसमें से एक है और ये बात तो सही है, दोहरा झटका तो लगा है, क्योंकि मायावती के लिए तो अब कोई बड़ी बात नहीं है, आगे चुनाव लड़ेंगे और कोई भी कैंडिडेट घोषित कर देंगे। अभी जो राज्यसभा की स्थिति है उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 8वां कैंडिडेट दिया और अभी जो कॉम्बिनेशन है, कैलकुलेशन जो बता रहा है, उसमें तो सपा को 1 सीट का नुकसान होना है, 3 सीट नहीं मिलेगी, 2 सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है जी। और अब बात कांग्रेस में मचे बवाल की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 5 राज्यों में गठबंधन हो गया है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है। कांग्रेस के आप और सपा से हुए गठबंधन के बीच पार्टी में बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। गुजरात की भरूच सीट आप को देने की वजह से अहमद पटेल का परिवार नाराज चल रहा है, तो वहीं फर्रुखाबाद सीट सपा के खाते में चले जाने से कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद भी नाराज है। अब इस नाराजगी पर पार्टी के नेता जयराम रमेश ने सफाई दी है। पार्टी के अंदर बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब पार्टी की तरफ से इस पर सफाई भी देने की कोशिश हो रही है भरपूर तरीके। ये सफाई नहीं है, ये हकीकत में अगर आप देखेंगे तो जयराम रमेश कोशिश कर रहे हैं कि हम बैलेंस करें, लेकिन ऐसे बैलेंस पॉलिटिक्स में नहीं होता है। आपने क्या किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, दिल्ली के लिए जरूरी था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन। दोनों पार्टी ये सोच रहे थे कि हो सकता है दिल्ली में गठबंधन कर लें तो एक आध सीट मिल जाए। संभावना इसकी भी बहुत कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर देखा जाए तो पिछले चुनाव में ही 50% से ज्यादा वोट आए हैं। 2-3 जगह पर तो 59 से लेकर 63% तक आए हैं। तुम दोनों गठबंधन करके भी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन संभावनाएं हैं, उम्मीद है, उम्मीद तो बनी रहनी चाहिए और इसी उम्मीद के कारण यहां किया। लेकिन गुजरात में भरूच सीट, अब अहमद पटेल जहां से राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की, जो सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, जिनके अभी भी पुराने साथी कांग्रेस के अंदर हैं, और उनके बेटे और बेटी दोनों के लिए कहा जा रहा था, मुमताज पटेल के लिए भी, कि वो बेटी जो है ज्यादा एक्टिव है, वो इस बार कैंडिडेट बन सकती है। वहां पर कार्यकर्ताओं को बता रही थी कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। आपने क्या किया, आपने आम आदमी पार्टी को वो सीट दे दी। तो पार्टी के अंदर बगावत तो होगी। उसी तरीके से भावनगर की बात है, भावनगर में भी यह शक्ति सिंह गोहिल का एरिया है। शक्ति सिंह गोहिल कौन है? वो गुजरात में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है और वो जो कि अपना वहां पर राजनीतिक कैरियर की शुरुआत ही भावनगर से की है, भले ही स्टूडेंट लीडर, कारपोरेटर, जिला पंचायत अध्यक्ष, फिर उसके बाद विधानसभा सदस्य, अब राज्यसभा में है। लेकिन कोई भी एक बड़ा नेता जो अपने क्षेत्र पर अगर उनका वर्चस्व नहीं है, वो वहां के राजनीतिक जमीन को मजबूत नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे पार्टी को दे देंगे तो उनकी औकात क्या रहेगी। इसलिए शक्ति सिंह भी नाराज चल रहे हैं। फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद की बात हो रही है, 1, 2, 3 नेता नहीं है। दिल्ली में अभी शुरुआत नहीं हुई है, अभी तो संदीप दीक्षित सामने आना बाकी है। अभी अजय माकन भी नाराज हो सकते हैं, उनको भी अपना क्षेत्र नई दिल्ली का जो है वो आम आदमी पार्टी को देना अच्छा नहीं लग रहा है, भले ही वो चुनाव लड़े या न लड़े। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं वो उलझे हुए थे, अब इस गठबंधन से खुश नहीं है। इसलिए कांग्रेस के लिए जो अभी चुनाव के समय में गठबंधन करके ये सोच रहे हैं कि फायदा होगा, उससे ज्यादा बड़ा नुकसान उठाने की
लगभग तैयारी चल रही है और एक के बाद एक अभी इस्तीफा होगा। अभी नाराजगी है, जब ये राहुल गांधी बात नहीं सुनेंगे, ये केसी वेणुगोपाल बात नहीं सुनेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे? उसके बाद इनके पास कोई उपाय नहीं है, वो इस्तीफा देकर पार्टी से बाहर निकलेंगे, अपना नया विकल्प देखने को मजबूर हो जाएंगे। जी, आखिरी खबर में बात केजरीवाल की। केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन पर समन भेजा जा रहा है, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। अब 7वें समन के बाद केजरीवाल की कल पेशी है, लेकिन इससे पहले केजरीवाल बीजेपी पर बौखलाए हुए हैं। केजरीवाल का कहना है कि जिनके पुराने बिल गलत आ रहे हैं, उनके पुराने बिल सही करने के लिए हम एक योजना लेकर आए हैं। हमारा अनुमान है कि इससे 95% बिल 0 हो जाएंगे। जिसके बिल गलत आ रहे हैं उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस फाड़ कर फेंक दो, मैं ठीक करवा दूंगा। एलजी भाजपा के हैं। साथ ही केजरीवाल का कहना है कि जिन मुश्किल हालातों में वो काम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज की मांग कर दी है केजरीवाल ने। कल पेशी के दौरान क्या नया हथकंडा अपनाएंगे, क्या लगता है? देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल को नोबेल प्राइज दे देना चाहिए, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल के लिए नोबेल कमेटी को एक नई कैटेगरी बनानी पड़ेगी, नई श्रेणी। अगर किसी नेता के झूठ फरेब के आधार पर कि सबसे बड़ा झूठा, सबसे बेईमान नेता कौन है, तो फिर केजरीवाल को ही नोबेल प्राइज मिलेगा। जिस तरीके की हरकतें अरविंद केजरीवाल कर रहा है, जैसे अभी बिजली का मुद्दा उठा दिया, पुराने बिजली का सेटलमेंट होना है, पुराने बिजली के बिलों का सेटलमेंट, पानी के बिलों का सेटलमेंट। ये पानी के बिलों का सेटलमेंट करने के लिए इस समय तुम्हें दिखाई पड़ रहा, तुम 2014 में सरकार में आए, फिर 15 में चुनाव हुआ, सरकार में आए, फिर दूसरी बार सरकार में आए। अब कितने साल के बाद तुम्हें पुराने बिल दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि सीएजी ऑडिट हो रहा है। कैग ऑडिट के बाद तुम्हें समझ में आ रहा है कि पहले के पाप जब हमारे सामने आ रहे हैं तो इसको एक नया बवाल खड़ा कर दो। दूसरी तरफ ये एलजी ने एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में कहा कि भाई बजट रोके क्यों हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने लगभग 10 दिन हो गया, 10 दिन पहले हमने सेशन बुलवाया था, उसमें हमने बजट सत्र के लिए आपकी बातें कही थी और सारे जगह से आपने पहले क्या कहा, होम मिनिस्ट्री से चाहिए अप्रूवल, प्रेसिडेंट से चाहिए, सब जगह से मिल गई है, फिर भी तुम रोके हुए हो। क्यों रोके हुए हो? इसीलिए कि अरविंद केजरीवाल चाहता है संसद, ये जो सदन की कार्रवाई है वो भंग नहीं होता दिल्ली में, यहां पर पोस्टपोन किया जाता है ताकि फिर एलजी के परमिशन की जरूरत ना पड़े। ये एक ही चलता है सदन, एक बार बुला लिया गया उसी को कंटिन्यू 5 साल चलाता रहेगा। कभी भी 1 दिन की 2 दिन की जरूरत हुई, स्पीकर सबको बुला लेता है। तो ये जो बजट सत्र को खींचना है, क्योंकि फिर से जब ईडी के सामने पेशी है, कोर्ट के सामने, तो इन्होंने कह दिया कि अभी हमें टाइम नहीं है, अभी उससे पहले विश्वास मत हासिल करना है, अब बजट पेश करना है, बजट के बिना कैसे होगा। और मुख्यमंत्री, अगर कोई फिनांस मिनिस्टर जैसे आतिशी हैं, फिर भी मुख्यमंत्री की जरूरत तो है। बजट सत्र में बजट हम पेश करने वाले हैं, तो उससे पहले हम कहां इन चीजों में व्यस्त हो जाएं, ईडी से पूछताछ के लिए जाए। इसके पास सारा काम है, पब्लिक मीटिंग करने का काम है, लेकिन उसके लिए फुर्सत हो जाएगी, ईडी के पास जाने की फुर्सत नहीं है। ये टालना चाहता है, जितना समय मिल सके समय ले लेते हैं, क्योंकि जाएंगे तो गिरफ्तारी तय है। और इस समय लेने के कारण ये एक के बाद एक भूल कर रहा है, क्योंकि इसी तरह का समय समन को रिजेक्ट करने का काम किसने किया? हेमंत सोरेन ने। ईडी के पास वो सारे सबूत आ रहे हैं कि देखिए हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है, और एक बार सामने आ गया तो फिर उसके बाद अगर जमानत देंगे तो फिर हमारे बुलाने पर भी ये नहीं आएगा। मतलब ये सिसोदिया की तरह 1-1.25 साल तक जेल में रहेगा। इसलिए चाह रहा है कि जाए ही नहीं, चुनाव तक कम से कम ईडी के सामने न जाए। नखरे नहीं चलेंगे, बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब 7वां समन नहीं जाओगे, 8वां समन, उसके बाद तो गिरफ्तारी लगभग तय ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।